प्रायोजक पतंजलि। गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। अंबेडकर के बहाने गरमाई सियासत। पीएम ने कहा कांग्रेस ने 60 साल तक सिर्फ गरीबों की जपी माला। केजरीवाल बोले महू में माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पीएम मोदी पर वार। कहा नाम के अंबेडकरवादी है मोदी। बाबा साहब के नाम पर सियासत कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी ने ऑनलाइन कृषि मंडी का किया उद्घाटन। अब ई पोर्टल के जरिए सामान बेच सकेंगे किसान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आचार संहिता तोड़ने के मामले में मांगा जवाब। हंदवाड़ा में बंद के दौरान हंगामा। सेना ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। फायरिंग के खिलाफ अलगाववादियों ने बुलाया बंद। अप्रैल आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सरकारी छुट्टी का बस एक और दिन भर होगा, लेकिन देश के करोड़ों दलितों के लिए अंबेडकर जयंती का ये दिन क्या मायने रखता है, क्या अर्थ रखता है। अगर ये देखना समझना हो तो कभी इस दिन संसद मार्ग आकर देखिए। 14 अप्रैल का संसद मार्ग एक सड़क का नाम भर नहीं होता, ये देश के करोड़ों दलितों की उम्मीदों का प्रतीक पथ होता है, उनकी कामयाबी का जश्न होता है और उनके सपनों का साइन बोर्ड होता है। और सबसे बढ़कर दलितों की संस्कृतियों का सार होता है 14 अप्रैल का संसद मार्ग। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। बदलते दौर के साथ बदल रहा है देश का दलित समाज। ये बदलाव कुछ वैसा है जैसे सदियों से सूखे पेड़ के टहनियों पे हरियाली लौटने लगी है, लेकिन ये भी समझना होगा कि तनों पर बदलाव बाद में दिखना शुरू हुआ है, जड़ों में बदलाव पहले शुरू हो गया होगा। जैसे समृद्धि अब आ रही है, लेकिन चेतना इससे पहले ही जागनी शुरू हो गई होगी। और 14 अप्रैल का संसद मार्ग दलितों की उसी जागी हुई चेतना का मूर्त प्रकटीकरण है। आइए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ वानगी। कहते हैं कि इंसानों की संवेदना के सबसे ज्यादा करीब होते हैं उनके गीत, और मैं इस सीडी स्टॉल पर आकर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दलित साहित्य की तरह क्या दलित संगीत के जरिए भी दलितों की संवेदनाओं को, उनकी पीड़ा को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और यहाँ पर जितनी भी सीडीज दिख रही हैं उनमें से ज़्यादातर में जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है उसका वो ये है कि जो दलित महापुरुष हैं उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव और आदर का भाव तो दिखाई ही देता है, लेकिन साथ ही साथ दलितों की चेतना, उनकी उम्मीदें और उनके सपने भी इसमें खुलासे मारते हुए आपको दिखाई देंगे। मसलन मैं हूँ भीम दीवाना, ये इस सीडी का नाम है, और फूले शाह, भीम मिशन, रोहित वेमुला और ओछी बात न करिए, और ये सारे साहब काशीराम जी मिशन बता गए। इस तरह के गीत हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से दलित संगीत में उन तमाम मुद्दों को जगह मिल रही है जो दलितों के बीच चर्चा का विषय रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर हरियाणवी भाषा में ही वो सीडीज हैं और दूसरी भाषाओं में। मेरे पास हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है और यूपी में भी है, दिल्ली में, हर प्रदेश का मैं लोकगीतों के माध्यम से बनाता हूँ। आप कौन सी सीडी खरीद रहे हैं? हम तो यूपी गीतें खरीदते हैं। अच्छा, 51 भीम गीतों की सुपरहिट MP3 है। हम तो हर बार आते हैं, इनसे लेके जाते हैं। अच्छा, इनकी कैसेट अच्छी होती है। निकलती है इनकी, हाँ, इनकी कैसेट बहुत अच्छी निकलती है, बहुत अच्छा बनाते हैं कैसेट, और धर्म के नाम के बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन गीतों को सुनते हैं तो क्या भीतर से क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस, गर्म महसूस होता है। गर्व महसूस होता है। हाँ, गर्म महसूस, बिल्कुल गर्म महसूस होता है, खून खोलता है। हाँ, खून खोलता है, कई बार तो खून खोलता है ना। हाँ। तो ये जो आत्मसम्मान का भाव है, आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, करसे से जो लड़ रहे हैं दलित समाज के लोग, उसकी गूंज भी इन गीतों में आपको सुनाई देती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक सीडी है, उधम सिंह का फैन हूं मैं छोरा चमार का। तो समाज का एक तबका दलितों की पहचान को एक तरीके से अपशब्दों के दायरे में उसे डाल दिया था।
आज उसी पहचान को दलितों ने अपने सीने पे टाक लिया है और अब बोल के दिखाई। तारीखें अपने आप में बेमानी होती है। इंसान तारीखों की पहचान गढ़ता है, उसे अर्थ देता है, और उन अर्थों का सार संक्षेप होता है कैलेंडर। दलितों के एक बड़े तबके के लिए दुनिया में जो प्रचलित कैलेंडर हैं वो बेमतलब साबित हो रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपना एक नया कैलेंडर गढ़ा है। क्यों गढ़ा है, ये जिन्होंने गढ़ा है वो खुद बताएंगे आपको। अलग से कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? हमने देखा कि जब पूरी हिस्ट्री हमने देखा ईस्वी सन का, जहाँ से जैसे 2000 हमारा 16 चल रहा है, उसी प्रकार से विक्रम संवत का, शक संवत का, और यही नहीं बल्कि हिजरी, जब इन चारों धर्मों के कैलेंडरों को तीनों को मैंने अध्ययन किया तो एक चीज़ कॉमन चीज़ पता चली मुझे कि वो सभी व्यक्तियों के नाम रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये तो रही है कि उन व्यक्तियों के जन्मदिन के आधार पे ईयर की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर के ईस्वी सन की शुरुआत होती है। मुझे लगा कि बुद्ध का एक बड़ा इतिहास है, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए धार्मिक आंदोलन के मामले में और एक मानवीय आधार पे तो बुद्ध एक नंबर पहले पे आते हैं। तो आखिर इन काल गणना का जब आधार बनाया गया तो इनके पहले बुद्ध का जन्म आता है। तो बुद्ध को अगर व्यक्तियों के नाम पे ही करना था तो बुद्ध को किस आधार पे छोड़ दिया गया? हाँ बिल्कुल। और तो बुद्ध, तो इसीलिए आपने शुरू किया बुद्धाब्द। यस सर, इसीलिए बुद्ध 2561 मतलब अभी बुद्ध को के जन्म के हिसाब से 2561 साल हो गए। हाँ। और अंबेडकर सन के हिसाब से 125 साल। अब जरा आगे भी गौर करिए कि इस कैलेंडर के महीनों पे गौर करेंगे तो पहला महीना होता है जनवरी, नहीं अंबेडकर, और दूसरा महीना है अच्छा, और ये अच्छा दूसरा है बुद्ध, अच्छा, और तीसरा है कबीर। वैसे दलित जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया वो उनके लिए कोई अलग से कैलेंडर और अलग से तिथियां नहीं थी, तो इसलिए आपने इसको जरूरत है क्योंकि हमारा कल्चरल मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा कि इसमें कोई भी दिन हमारा अशुभ नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। कोई भी संस्कार किसी भी समय व्यक्तिगत अथवा आम सहमत में कभी भी किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक है। ये जो सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये तो किसी भी कैलेंडर में सर नहीं मिलता। अच्छा, आज यानी कि नए साल की शुरुआत। यस, हमारा नया साल आज है, हमारा यहीं से नए साल की शुरुआत होती है। क्योंकि हम लोगों को लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से एक बेहतर जो बहुसंख्यक समाज है, जो एक अन्य कल्चर से भिन्न कल्चर है, उनका एक नया जीवन यहीं से शुरू होता है। इसलिए नए साल की शुरुआत में हम यहीं से। एक अम्बेडकर 125। जी सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। दलित एम्पावरमेंट के मसले को अब तक हम आरक्षण और वेलफेयर स्कीम के चश्मे से देखते आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो चश्मा उतार कर जेब में रख लीजिए, क्योंकि जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर जो हमारे साथ लोग हैं वो अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए किसी वेलफेयर स्कीम के मोहताज नहीं हैं। वो नौकरी पाने वालों की कतार में नहीं है, वो नौकरी पाने वालों की होड़ में नहीं है, वो नौकरी देने वालों की दौड़ में है। और हमारे साथ डिक्की के मेंबर और उनके मेंटर चंद्रभान प्रसाद, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम दलितों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दलित उद्योगपति कहने का मतलब क्या होता है, और आज भी ये चुनौती कितनी बड़ी है एक दलित के लिए एक कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, और इसके मायने क्या है उस समुदाय के लिए। चंद्रभान जी, ये आइडिया कैसे आया सबसे पहले कि दलितों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए बिजनेस का? देखिए, डिक्की की स्थापना पुणे बेस्ड मिस्टर मिलिंद कामले ने किया था, हम लोग बाद में शामिल हुए। डिक्की का ये कहना है कि दलितों में कम से कम 100 अरबपति पैदा हों। लोगों को लगेगा कि 100 अरबपति दलितों में कैसे पैदा होंगे, तो हमारे साथ खड़े हैं ग्रोवर साहब जी। आप हरियाणा डिक्की के प्रेसिडेंट हैं और आप एक 125 टन की क्रेन बनाते हैं, और वह क्रेन इतनी बड़ी होती है कि जब रात को 1 बज जाता है तभी इनके फैक्ट्री से निकलती है, अदरवाइज जाम लग जाता है। और आपका 25 करोड़ का टर्नओवर है। आप सिंपल सी पॉलिटेक्निक किए हैं, पिताजी इनके सिंपल से आर्मी में सिपाही थे। हमारे साथ इनके चंदन साहब है, यह 800 रुपये की नौकरी किए थे जिस कंपनी में, उसी को इन्होंने 2 करोड़ में खरीद लिया, और आज टाटा ग्रुप कंपनीज के वेंडर हैं, और ये बनाते हैं सेफ्टी हेलमेट जो इंडिया का बेस्ट है, मीटर कवर्स, और बहुत सारी इनकी रेंज है। हाँ, और ये है अपने आर के सिंह साहब, ये
इतने बड़े ट्रांसफार्मर बनाते हैं कि इस छत से भी ज़्यादा ऊंचाई का वो हो जाता है, और इनके ट्रांसफार्मर को भी ले जाने के लिए ट्राला लाना पड़ता है। इनके पिताजी आर्मी में छोटे से सिपाही थे और इन्होंने सिर्फ पॉलिटेक्निक किया है। अब कबीला साहब हैं, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, और इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं अखबारों के लिए कि उस पर सीढ़ी लगा के चलना पड़ता है। तो प्रिंटिंग प्रेस फैब्रिकेशन का काम है इनका। कभी प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी में काम करते थे। तो हमारा तो यही नारा है कि जो दलित करोड़पति नहीं बन पाया वो अंबेडकर का असली फॉलोअर नहीं है। जो दलित गैर दलितों को अपना एम्प्लॉय नहीं बनाया, नौकरी नहीं दिया, वो तो बिल्कुल ही अंबेडकर का फॉलोअर नहीं है। जो दलित अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजा, वो तो पक्का ही अंबेडकर का फॉलोअर नहीं है। और जिस दलित के पास अंबेडकर का ड्रेस नहीं है, वो भी अंबेडकर का फॉलोअर नहीं है। तो ये अंबेडकर को रीडिफाइन कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। और हाँ, हिंदुस्तान का जो दलित है वो अंबेडकर के आदर्शों को नए सिरे से और नए तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहा है। और उसमें से अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि अंबेडकर का असली चेला, असली फॉलोअर वही होगा जो गैर दलितों को भी बड़ी तादाद में नौकरी दे। जी हाँ, जैसा ब्लैक्स ने अमेरिका में एक नारा दिया, ब्लैक कैपिटलिज्म, रिचर्ड निक्सन ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, कि ब्लैक समाज को अमेरिका की दौलत से जोड़ना है। तो जब तक दलित भारत की दौलत के हिस्सेदार नहीं होते हैं, तब तक भारत इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये चर्चा जारी रखेंगे। जरा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी नौकरी से और सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करके और इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर लेना, मतलब दलित होने के नाते कुछ खास तरह की चुनौती थी कि जैसा आम आदमी के लिए होगा वैसा ही? नहीं, दलित होने के नाते इसका कोई बेनिफिट दलित का नहीं मिला हमें इंडस्ट्री लाइन में। वो तो अभी चंद्रभान जी और चेयरमैन साहब ने कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट से बनवाई हैं। उससे पहले तो कोई स्कीम ऐसी नहीं थी कि जिससे का बेनिफिट लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हमने अपनी मेहनत और अपने एक्सपीरियंस के दम पे ही किया। क्रेन सप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, कोई छोटी मोटी मशीन की बात नहीं हो रही है। क्रेन। हमने इनसे कहा कि मनु धर्मा में दलित महिलाओं को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और सोने का गहना पहनने का अधिकार नहीं है। तो ये बनारस से सोने वाली साड़ी अपनी वाइफ को खरीद लाए। अच्छा, सही बात। अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई नया आदमी आपके पास नौकरी के लिए आता है तो आप देखते हैं उसका बायोडाटा कि ये दलित है कि गैर दलित? चाहते हैं कि जो हम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रखते हैं कम से कम 60-70% अपनी कास्ट के रखें, लोअर कास्ट के रखें। लेकिन अगर हम 100% रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है दूसरी कास्ट के लिए। तो 30% हम लोग उनको भी चांस देते हैं जो उस अपर कास्ट में भी जो अच्छी नॉलेज रखते हैं। और आप बनाते हैं ट्रांसफार्मर हैं? तो आपने कहा क्या पढ़ाई की थी और कैसे शुरुआत हुई? पहले हाई स्कूल किया था मैंने। हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद हम कहीं पर इसको सीखने के लिए गए थे, ट्रेनिंग के लिए। तो उसने हमको कहा कि थोड़ा सफाई भी कर लोगे क्या? मैंने कहा क्या होता है? मैंने कहा हमारे डिप्लोमा सफाई करना तो नहीं सिखाते हैं, वो तो काम करना सिखाते हैं। अच्छा, उन्होंने आपका सरनेम देख करके ऐसा कहा? या सरनेम देख करके। तो मैंने कहा कि हम सफाई तो नहीं, हम तो काम सीखने के और काम करने के लिए आए। आपने कैसे कह दिया? हमने उसी दिन कोशिश किया कि हम कभी जॉब नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने उसी दिन प्रण ले लिया कि मैं लाइफ में कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं जो भी करूंगा मैं सेल्फ करूंगा। सरकार का पैसा जो आता है दलित कल्याण पर, तो 90% तो लैप्स हो जाता है। अच्छा, खर्च ही नहीं होता? खर्च ही नहीं होता है। जितना खर्च होता है उससे कहीं ज्यादा डिक्की के मेंबर टैक्स देते हैं सरकार को। ये बाबा साहब के असली फॉलोअर हैं।
जिस शहर को बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने के नाम पर पोस्टरों से पाट दिया गया है, उसी शहर में बाबा के अनुयायी एक अलग तस्वीर दिखा और बता रहे हैं। हमारे पापा का मृत्यु बड़लान में हो गई थी सन 2006 में। सुनैना के पिता की मौत सीवर में दम घुटने से हो गई और मां सदमे में चल बसी। बाद सदमे से उनकी मां का भी निधन हो गया। सुनैना के पिता सीवर में जान गंवाने वाले अकेले दलित नहीं हैं। हर साल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हजारों सफाई कर्मियों की मौत होती है। अंबेडकर का पोस्टर थामकर अब ये लोग अपनी लड़ाई दिल्ली तक ले आए हैं। वो सोचते हैं ये लोग अभी वो पैदा होगा यही करने के लिए है, सो हम इस पे करना क्या है वैसा सोचते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते हैं वो क्या मल उठा रहा है, ये मेरा है, वो क्यों उठाना, वो सोचना भी, वो माइंडसेट, वो सॉफ्टवेयर ही हमारा नेता का साथी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब कि उनके दिमाग में प्रॉब्लम ही नहीं है तो समाधान के बारे में क्यों सोचेंगे? हाँ, उनका दिमाग पहले वो ठीक होने के बाद ही उनका वो सवाल हो जाएगा। अभी उनका वो सवाल ही नहीं है, इसलिए इसका जवाब का वो देखना भी कोई कभी अभी तक वो कान पे वो नहीं घुसा अभी तक। अच्छा, सारी पार्टियां आज की तारीख में अंबेडकर को अपनाने में लगी हुई हैं। ये तो ड्रामा करने वाला हमेशा ड्रामा ही करते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर का इज एन इनएविटेबल। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नहीं पुकारे तो वो देश का नेता नहीं हो सकते। इसी कारण से वो बाबा साहेब का नाम ले रहा है। उनका दलित का उत्थान के लिए बाबा साहेब का मिशन क्या है, बाबा साहेब का स्फूर्ति कैसे लेके जाना, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं। ये बाबा साहेब अंबेडकर का दीक्षा है, हम करके दिखाएंगे। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन बता रहा है कि बाबा साहेब की लड़ाई अब भी जारी है। दलित वर्ग का जो लड़ाई है सबसे पहले सम्मान के लिए। दलित ह्यूमन राइट्स जो हम कहते हैं उनका पहला ह्यूमन राइट है द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमन। ये सबसे पहला ह्यूमन राइट है। वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमंस। तो इस दुनिया में ऐसा समाज नहीं है जो उनकी खुद सिटीजन्स को ऐसा ट्रीट करती है जैसा हमारा समाज सफाई कर्मचारियों को ट्रीट करते हैं। दुनिया में ऐसा इतना बड़ा अन्याय नहीं मिलेगा आपको। आज़ादी कितने साल बाद भी अगर हम ये बात कह रहे हैं बार बार कि अभी भी डिग्निटी की लड़ाई है, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाई हो रही है, तो आपको लगता है कि कहाँ तक, कितना आगे आया है ये आंदोलन? अंबेडकर भी इसी के लिए लड़ते रहे और आज भी वही लड़ाई जारी है, लेकिन बढ़ गया। जितने लोग आज कॉन्शियस है इस लड़ाई के बारे में वो बढ़ रही है। देखिए आप, बहुत लोग जो आया है यहाँ वो दलित नहीं है, समर्थन में आए हैं और वो बढ़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये लड़ाई बहुत, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैटल, वेरी डिफिकल्ट बैटल। कल परसों नहीं होगा खत्म, 5-10 साल में नहीं होगा, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई करना पड़ेगा। हमारा का सीवर का मौत हो रहा है, ये मौता नहीं है। जंतर मंतर पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन और संसद मार्ग पर अंबेडकर जयंती की धूम। मतलब ये कि अंबेडकर करोड़ों लोगों के लिए जश्न भी है और संघर्ष की प्रेरणा भी। अंबेडकर सिर्फ सिद्धांत नहीं, समाधान भी है। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे।